फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका मनोविज्ञान अध्यापक के पूनिया और आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो भी साइकोलॉजी के संदर्भ में है। फ्राइड के द्वारा बताई गई समायोजन की कुछ युक्तियां हैं, उनमें से कई दफा परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं पीछे, तो उनका अध्ययन करेंगे। और एक कक्षा 11 की जो अपने मनोविज्ञान की बुक है एनसीईआरटी की, इसमें भी 6, 7 और 8 के जो पाठ हैं उसमें संवेदना का पाठ है, अभिप्रेरणा का है, संवेगों का है, चिंतन का है और भाषा का है। तो ये जो रीट का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें 3-4 चैप्टर दिए हुए हैं और इनके अंत में जो क्वेश्चन दिए हैं वहां से सीटेट में 3-4 क्वेश्चन हूबहू उठा करके डाले गए थे। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराने का प्रयास करूंगा। तो आज पढ़ेंगे फ्राइड के द्वारा बताई गई समायोजन की कुछ युक्तियां हैं, इनके बारे में। इसका आज बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी आप पढ़े लिखे हो। समायोजन की युक्तियां क्या होती हैं, व्यक्ति किस हिसाब से अपने आप को कहां पर समायोजित करता है, समाज में, परिवार में या फिर कहीं पर नई जगह जाता है तो वो समायोजन होता ही है, पता है सभी को। और वो किस प्रकार से किस माध्यम से कुछ युक्तियां हैं उनके माध्यम से अपने आप को समाविष्ट करने की वहां पर कोशिश करता है, वही युक्तियां हैं समायोजन की, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आती है मैं बता देता हूं। फ्राइड के द्वारा बताई गई 10 के लगभग रहेंगी ये। तो इसमें एक आता है प्रतिगमन। प्रतिगमन जो है ये फ्राइड के द्वारा बताई गई समायोजन युक्तियों के अंतर्गत ही आता है। आगे अगर बात करें तो एक आता है मार्गदाप्तीकरण। मार्गदाप्तीकरण यह भी समायोजन की युक्तियों के अंतर्गत ही आता है। नंबर 3 पे अपने देखें तो एक होता है युक्तिकरण। युक्तिकरण यह भी समायोजन की एक युक्ति है। एक होता है विस्थापन। ये क्या होते हैं, इनके अर्थ क्या निकलते हैं और इनके क्या एग्जाम्पल हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। फिर आता है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण एक होता है द्वितीय स्वपन। द्वितीय स्वपन, ठीक है। एक होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति ये भी इसमें आता है। एक होता है दमन, एक इसमें आता है समन। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण युक्तियां जो समायोजन की युक्तियां जो कि फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। इनको देखें एक बार। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिगमन की। प्रतिगमन होता क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। इनकी कुछ कहावतें, लोकोक्तियां हैं जो कि इनके एग्जाम्पल के रूप में सामने आती हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्रतिगमन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता, जैसे कोई भी व्यक्ति, मैं परिभाषा डेफिनेशन ही बता देता हूं आप लोगों को। कोई भी व्यक्ति अपनी बाल्य अवस्था की ओर जाकर के बाल्य अवस्था के व्यवहार और आचरण को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करने लगे तो वो प्रतिगमन के अंतर्गत ही आता है। या फिर सरल शब्दों में अपने देखें तो कोई भी प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति है वो बाल्य अवस्था के बालकों के समान व्यवहार करने लगे तो वो किस में आता है, प्रतिगमन के अंतर्गत ही आता है। थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूं। कोई भी प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति है, प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति बाल्यावस्था के बालकों के समान व्यवहार करे तो वो किस में आता है, फिर वो प्रतिगमन में आता है। याद रखना मित्रों, कोई भी प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति है वो बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं उनके व्यवहार को अपने आचरण में प्रदर्शित करने लग जाए तो वो किस में होता है, फिर प्रतिगमन के अंतर्गत वो आता है। जैसे कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति का घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना, तो ये किसको दर्शाता है, ये प्रतिगमन को दर्शाता है, ठीक है। कोई भी प्रौढ़ व्यक्ति है उसका दूध के चम्मच के द्वारा दूध पीना, तो ये भी प्रतिगमन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट अपने आता है मार्गदाप्तीकरण। क्या होता है मार्गदाप्तीकरण, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक होता है, किसी भी बालक की जन्मजात शक्तियों को या मूल संवेगों को या मूल इच्छाओं को, ठीक है, समाज के कार्यों में लगा देना, तो ये किस में होता है, फिर मार्गदाप्तीकरण में, इसी के अंतर्गत आता है। देखो, किसी व्यक्ति की जन्मजात शक्तियां, जन्मजात योग्यता अपने जिसे कहें, जन्मजात योग्यता या इच्छाएं या संवेगों को समाज कार्यों में लगा देना, ये क्या होता है, ये मार्गदाप्तीकरण के अंतर्गत आता है।
अपने कई दफा देखते हैं कि अपने समाज में या अपने परिवार में या अपने मोहल्ले में कोई लड़ाकू या झगड़ालू प्रवृत्ति का बालक होता है। उस लड़ाकू बालक को यदि मुक्केबाज बना दिया जाए तो वो मार्ग दाप्तीकरण का एग्जाम्पल होता है। हाँ, किसी लड़ाकू लड़के को मुक्केबाज बना देना, ये किस में आता है? ये दर्शाता है मार्ग दाप्तीकरण को। आगे अगर बात करें, फिर आता है युक्तिकरण। कौन सा आता है भाई? युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। युक्तिकरण जब कोई व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल हो जाए, तब वह उस व्यक्ति या वस्तु में कमियां निकालना शुरू कर देता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये युक्तिकरण में ही आता है। पुनः सुनो, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को प्राप्त करने में असफल हो जाए, तब वह जिस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता उसमें कमियां निकालना शुरू कर देता है, और समय के पास कोई चीज या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है उसको श्रेष्ठ बताना शुरू कर देता है। तो ये युक्तिकरण के अंतर्गत ही आता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे अंगूर खट्टे हैं, तो ये किसको दर्शाता है? ये युक्तिकरण के अंतर्गत आता है। दूसरों के महलों से झोपड़ी बली, तो ये किसका है? किसको दर्शाता है? ये भी युक्तिकरण के अंतर्गत ही आता है। पुनः सुनो, युक्तिकरण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल हो जाए और उस जिस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता उसमें वह कमियां निकालना शुरू कर दे, तब वह युक्तिकरण को दर्शाता है। सीधा एग्जाम में आएगा कि अंगूर खट्टे हैं, इसमें कौन सी युक्ति समाविष्ट है? तो युक्तिकरण के अंतर्गत ये आता है। विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या होता है? एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित कर देना। यानी कि इसका अपने एग्जाम्पल देखें, पहले मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे माँ ने अपने बड़े बच्चे को पीट दिया, अब बड़ा बच्चा जो है वो छोटे अपने भाई को पीट देता है, तो ये विस्थापन का एग्जाम्पल होता है। या फिर जैसे कोई टीचर है, वो घर में लड़ाई झगड़ा करके जाता है और विद्यालय में जाकर के बालकों को पीट देता है, तो ये भी किसको दर्शाता है? ये भी विस्थापन को दर्शाता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान, मूल व्यक्ति से हट करके ऐसे स्थान पे अपनी भावनाओं को ले जाता है जिसका मूल व्यक्ति या मूल स्थान से कोई लेना देना ही नहीं होता है, तो ये किसको दर्शाता है? फिर ये विस्थापन के अंतर्गत आता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मां द्वारा बड़े बच्चे को पीटने पर, मां द्वारा बड़े बच्चे को पीटने पर बड़े बच्चे का अपने छोटे भाई को पीट देना, अपने छोटे भाई को पीट देना, तो ये किसको दर्शाता है? कहने का मतलब मैंने क्या बताया? यदि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थान, मूल व्यक्ति से हट करके अपनी भावनाओं को उस जगह ले जाता है जिसका मूल व्यक्ति या मूल स्थान से कोई लेना देना ही नहीं होता है। यहां पर मां द्वारा अपने बड़े वाले बच्चे को पीटा, अब बड़े बच्चा मां के कुछ कहना नहीं मानना होगा, अब उसने क्या किया? बड़े बच्चे ने अपने छोटे भाई की पिटाई कर दी, तो इससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था, मूल स्थान से कोई लेना देना ही नहीं था, तो ये विस्थापन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट अपने देखें प्रतिक्रिया निर्माण। इसमें क्या होता है? अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं के, अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं के ठीक विपरीत व्यवहार करना, ठीक विपरीत व्यवहार करना, ये किसको दर्शाता है? ये आता है प्रतिक्रिया निर्माण के अंतर्गत। इसका एग्जाम्पल अपने याद रखना, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, ये किसको दर्शाता है? मुंह में राम बगल में छुरी, ये प्रतिक्रिया निर्माण को दर्शाता है। यानी अचेतन मन में कुछ और ही भावनाएं दबी हुई होती। कई दफा अपने समाज में या परिवार में, कहीं मोहल्ले में, कहीं कोई किसी समारोह में जाते हैं, वहां पर अपने को कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अचेतन मन में, यानी कि उनके मन में तो कुछ और ही चलता है और वो कुछ और ही बोलते हैं, यानी वो प्रतिक्रिया तो देते हैं
प्रतिक्रिया तो हो रही है, लेकिन वो उस प्रतिक्रिया का तुरंत निर्माण करके प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, उनके मन में कुछ और होता है और वो बोलते कुछ और हैं, तुरंत उस प्रतिक्रिया का वो निर्माण करके ही प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल अपने देखें तो मुंह में राम बगल में छुरी, ये किसको दर्शाता है? प्रतिक्रिया निर्माण को ये दर्शाता है। बात करें द्विआसवपन की, इसका तो नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है द्विआसवपन, यानी कि जब कोई व्यक्ति है वो मूल परिस्थितियों में, यानी कि जो वहाँ की रियल परिस्थिति है, वास्तविक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की कोई कामनाएं या इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो वह उसे स्वपन के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता है। यही किस में आता है? द्विआसवपन के अंतर्गत आता है। याद रखना मित्रों, वास्तविक जीवन में यदि कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, वो किसी चीज को, किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो वह उसे सपनों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो इसमें आएगा, फिर द्विआसवपन के अंतर्गत आता है। क्षतिपूर्ति की बात करें, क्षतिपूर्ति क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल हो जाता है, एक क्षेत्र में असफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तब वह उसके विपरीत क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके, विपरीत क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। एक विकलांग बालक है, एक विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम आके, जो भी है, कक्षा में प्रथम आकर के क्षतिपूर्ति करता है। यानी एक विकलांग बालक, एक विकलांग है तो एक ओर से तो वह असफल है, लेकिन वह अपनी असफलता को कैसे दबाएगा? दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके उसको दबा लेता है। यह क्षतिपूर्ति के अंतर्गत ही आता है। क्षतिपूर्ति दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति बोलते हैं और एक अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति होती है। तो इतना गहराई में यहां पर नहीं पूछेंगे, आप तो याद रख लेना, क्षतिपूर्ति यानी एक विकलांग बालक के द्वारा कक्षा में प्रथम आकर के क्षतिपूर्ति करना दर्शाता है। दमन क्या होता है? जो कष्टदायक क्षण होते हैं, कष्टदायक या दुखद क्षणों को बोल के बता देते हैं। कष्टदायक या दुखद क्षण जो होते हैं उसको चेतन मन से अचेतन मन में दबाने का प्रयास करना दमन होता है। यानी कि चेतन मन में कुछ ऐसी इच्छाएं या कामनाएं होती हैं जो कि रियल लाइफ में पूरी नहीं होती, या कुछ कष्टदायक या दुखद पल होते हैं, उनको व्यक्ति जानबूझ करके बुलाना चाहता है, तो ये क्या होता है? फिर ये दमन के अंतर्गत आता है। सीधा स्पष्ट मैं आप लोगों को बताऊं, यदि कोई व्यक्ति दुख के कारणों को जानबूझकर बुलाने का प्रयास करता है कि मैं इस चीज को भूल जाऊं, तो वो क्या होता है? फिर वो दमन के अंतर्गत आता है। समन इसका ठीक विपरीत होता है, यानी व्यक्ति जो है वो कष्टदायक या दुखद जो पल होते हैं उनको जानबूझकर बुलाना नहीं चाहता है। ठीक है, जानबूझकर उनको बुलाना नहीं चाहता है, वो किसी कार्य में अपने आप को व्यस्त करके उनको बुलाने की कोशिश करता है। तो ये किस में आएगा? फिर ये समन के अंतर्गत आता है। पुनः एक बार सुनो, प्रतिगमन बता देता हूं। जब कोई प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति बाल्यावस्था के बालकों के समान व्यवहार करने लगे तो वो प्रतिगमन के अंतर्गत आता है। मार्गदाप्तीकरण क्या होता है? किसी व्यक्ति की जन्मजात योग्यताएं, इच्छाएं या संवेग, जो मूल संवेग होते हैं उनके समाज के कार्यों में लगा देना, तो वो क्या होता है? मार्गदाप्तीकरण के अंतर्गत आता है। जैसे लड़ाकू लड़के को मुक्केबाज बना देना, तो ये मार्गदाप्तीकरण का एग्जाम्पल होता है। युक्तिकरण की बात करें, युक्तिकरण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने में असफल हो जाए, तब वह उसमें कमियां निकालना शुरू कर दे और अपनी चीज को श्रेष्ठ बताना शुरू कर दे, तो ये युक्तिकरण के अंतर्गत आता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, दूसरों के महलों से झोंपड़ी भली, तो ये किसको दर्शाता है? ये युक्तिकरण को दर्शाता है। विस्थापन की बात करें, जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान, मूल जगह से हट करके, मूल व्यक्ति से हट करके ऐसी जगह अपनी भावनाओं को ले जाए जिसका मूल स्थान, मूल व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं होता है, तो ये विस्थापन होता है। माँ के द्वारा बड़े बच्चे को पीटने पर बड़े बच्चे द्वारा अपने भाई को पीट देना, तो ये किसको दर्शाता है? विस्थापन को। या कोई अध्यापक है, वो घर में लड़ाई झगड़ा करके आता है और स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को पीट देता है, तो ये विस्थापन का एग्जाम्पल होता है। प्रतिक्रिया निर्माण, अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं जो हैं उनके ठीक विपरीत व्यवहार करते हैं, तो वो प्रतिक्रिया निर्माण के अंतर्गत आता है। जैसे मुंह में राम बगल में छुरी, ये प्रतिक्रिया निर्माण को दर्शाता है। द्विआसवपन, जब वास्तविक जीवन में कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, उसके वास्तविक जीवन में उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वह स्वपन के माध्यम से उसे पूरा करने का प्रयास करता है, जो कि द्विआसवपन के अंतर्गत आता है।
क्षतिपूर्ति। एक क्षेत्र में असफल हो जाता है कोई व्यक्ति, तो वो अपनी उस असफलता को छुपाने के लिए दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है, जो कि क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देखें तो एक विकलांग बालक द्वारा कक्षा में प्रथम आकर के क्षतिपूर्ति करना, ये किसको दर्शाता है? क्षतिपूर्ति को दर्शाता है। याद रखना, क्षतिपूर्ति दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति और अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। दमन, कष्टदायक या दुखद क्षण जो होते हैं उनको व्यक्ति जानबूझकर चेतन मन से अचेतन मन में ले जाने का प्रयास करता है, जो कि दमन के अंतर्गत आता है। और समन ठीक इसके विपरीत होता है। समन में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है वो कष्टदायक या दुखद क्षण जो होते हैं उनको जानबूझकर बुलाना नहीं चाहता, वो किस हिसाब से उन्हें बुलाने का प्रयास करता है, वो अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त करके उसको बुलाने का प्रयास करता है। तो ये क्या होता है फिर? ये समन के अंतर्गत आता है। एक और होता है भाई प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में या किसी भी चीज में असफल हो जाता है, तब वह उस असफलता का कारण किसी दूसरे पर थोपता है, जो किसमें आता है फिर? वो प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है। पुनः सुनो, प्रक्षेपण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाए और उस असफलता को वह किसी दूसरे पर थोप दे कि उसकी वजह से मैं असफल हो गया, तो ये क्या होता है? ये प्रक्षेपण के अंतर्गत ही आता है। तो ये आज की क्लास में समायोजन की कुछ युक्तियां थी। ये कई दफा एग्जामों में पूछ लेते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में करवाने का प्रयास किया है। तो आप इस क्लास को देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट कोई महत्वपूर्ण क्लास में एक और लेकर के आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। आपकी वीडियो के प्रति या क्लास के प्रति जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो भी कमियाँ हैं उसमें सुधार करने की